नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत सर। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हमने देश में बहुत सारी कहानियां सुनी। आज पिछले कुछ ही समय पहले एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें राजनीतिक पार्टियों की बात बताई गई थी। फिर कांग्रेस ने एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कमाई की बात कही गई थी कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी थी और आज कितनी रकम उनके खाते में है। अब एक नया आंकड़ा जारी हुआ है देश में राजनीतिक पार्टियों को लेकर के, जिसमें ये दिखाया गया है, जिसमें जो आंकड़े हैं कम से कम वो ये कहानी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत जबरदस्त गिरावट देखी गई है। आधी होती हुई दिखाई दे रही है उनकी आर्थिक स्थिति। उनकी जो जो तमाम चंदे मिलते हैं अब खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड की स्थिति के परिवर्तन हो जाने के बाद। तो पहले तो मैं जरा दर्शकों के लिए आपसे ये समझ लूं कि वास्तव में ये आंकड़े हैं क्या और ये कितने प्रभावी आंकड़े हैं, कितने जरूरी आंकड़े हैं जो लोगों को जानने चाहिए। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जैसा आप जानते हैं, जो चुनाव का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खेल चलाया था अरुण जेटली जी के नेतृत्व में और बीजेपी के नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में, उसको असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। तो उसके बाद चुनावी वर्ष था पिछला साल, आपको पता है 2024-25। तो उसमें हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपने खातों का विवरण देती है संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग को। तो जो भी शब्द मैं और आप अभी बोलने वाले हैं वो एक एक शब्द आधिकारिक है और वो इन्हीं पार्टियों का बताया हुआ है चुनाव आयोग को रिटर्न। तो उसकी समरी हम दर्शकों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं और फिर ये फैसला दर्शकों पे ही छोड़ेंगे कि इस देश के अंदर कितना लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं और क्या फंडिंग का पैटर्न है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चुनावी वर्ष 2024-25, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपको पता है। चुनावी वर्ष 2024-25 में भाजपा का चुनावी चंदा कांग्रेस से केवल 12 गुना ज्यादा था। यानी कि कांग्रेस के पास 1 रुपया था तो भाजपा के पास 12 रुपया चंदा का था। और ये इलेक्टोरल ट्रस्ट जो कंपनियां बनाती हैं उनके जरिए, टैक्स फ्री पार्टियों के लिए इन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। तो नंबर एक बात तो ये कि 12 गुना चंदा मिला। और उससे भी बड़ी बात ये बता दूं आपको कि इनकम टैक्स के उस पर ना अदा करने पे, जबकि किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई इनकम टैक्स नहीं देती, उसके बावजूद चुनावी वर्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए थे। ये दर्शकों को पता होना चाहिए, अकाउंट सील थे। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा बंधे हुए हाथों से, बंधे हुए पैरों से, और बीजेपी को उससे 12 गुना चंदा मिला। एक बात, बॉन्ड बंद किए जाने के बाद भाजपा का जो कोष है, भाजपा का जो चुनावी इलेक्टोरल वो है, उसके अंदर 50% की ग्रोथ हुई है, 50%। पिछले साल फरवरी में बॉन्ड बंद हुए थे उसके बावजूद। और उसके उस खाते में 6,088 करोड़ रुपए आज भी है, एज पर द इलेक्शन कमीशन। ज्ञानेश कुमार का इलेक्शन कमीशन है, हेमंत और राम प्रकाश राय का नहीं। बी वेरी क्लियर। सत्तारूढ़ भाजपा का कोष है जो, वो 1 दर्जन विपक्षी पार्टी जो है उनके कोष से भी 4.5 गुना ज्यादा है। यानी कि कुल मिलाकर के जो अपोजिशन पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, वो 12 पार्टियां और अकेली भाजपा, फिर भी भाजपा 4.5 गुना ज्यादा। 2023-24 चुनाव से पहला साल, उसमें कांग्रेस पार्टी को चंदा मिला था, आपकी जानकारी के लिए, 1130 करोड़। और चुनावी वर्ष में कांग्रेस को चंदा मिला केवल 522 करोड़। आधे से भी कम। आपने आधा कहा, उसको कम करोगे तो 565 होना चाहिए, ये 522 है। बीजेपी का हिस्सा 2023-24 तक जो कुल चुनावी चंदा होता था उसमें 56% होता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो बढ़कर के 85% हो गया है। कि यानी कि इस देश में 100 रुपया चुनावी चंदा होता है तो 85% अकेला भाजपा के पास जाता है। अप्रैल मई 24 में, और सीटें घटकर 303 थी पिछली बार, आपको ध्यान होगा, 19 से 24 के बीच में। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी में आ गई और 240 सीटें उसकी रह गई। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे इस साल का 2023-24 का, तो जो ओवरऑल चंदा था देश का, बीजेपी को उस चंदे का 82% मिला, 82%। फिर भी जो लोकसभा का परिणाम आया उसमें सीटें कितने मिली उसको? 44%। चंदा 82%। बहुत एक्यूरेट फिगर्स पे आ रहा हूं ताकि किसी दर्शकों को समझने में दिक्कत ना रहे। 82% पैसा मिला, 44% सीटें आई। चुनाव आयोग क्या कर रहा था, सारी चीजें आपको पता है, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कुल वोट मिले 36.6%, 36.6%। कांग्रेस को वोट मिले 21.2%।
ये लोगों की बात है, इलेक्टोरल उनकी जो भी वो करे नहीं करे। कुल चंदा जो था इस साल जो इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए आया 3811 करोड़, बीजेपी को 82%, कांग्रेस को 8% से भी कम। यानी कि 36.6% वोट पाने के लिए बीजेपी को 82% फंडिंग और 21.2% वोट पाने के लिए कांग्रेस को लेस देन 8% की फंडिंग। लेस देन 8, अंतर देखिएगा, 36.6 82%, 21.2 लेस देन 8%। ये मार्केट का है, भरोसा नहीं है। ये एक जो स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है, ये उसका खेल है सारे का सारा। सत्ता में क्विड प्रो को और सारा इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो हमने सारा उधेड़ के ही रख दिया था, किस पार्टी को कौन सा धंधा मिला और कौन सा काम मिला, धंधे के बदले चंदा और वो सारी बातें जो हमने की थी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये कितनी बराबरी है, कितना एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये सारा दर्शक अपने आप खुद तय कर ले। बेसिकली क्या है कि 2024 और 25 में राम प्रकाश जी, जो बड़ी पार्टियों को जो पॉलिटिकल चंदा मिलता है डोनेशन, उसकी रकम लगभग लगभग सेम सी रही, 7,000 करोड़ रुपए के आसपास स्टेबल सी रही। लेकिन इसमें बीजेपी का हिस्सा बढ़कर 56% से 82% हो गया। और एक चीज और बताता हूं आपको, थोड़ा सा लीक सेट करके। आपने आईपीएल क्रिकेट देखा है, प्रो कबड्डी देखा है, फुटबॉल देखी है, इंडिया हॉकी लीग देखी है, बैडमिंटन लीग देखी है, कोई भी स्पोर्ट्स लीग उठा के देखिएगा आप, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी टीमें जब बोली के लिए जाए तो उनके पास बराबर पैसा हो, ताकि वो फेयर हो और कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को चुन सके। लेकिन जो भारत की जो चुनावी लीग है, इंडिया इलेक्शन लीग जिसको आप बोलते हो, उसमें एक टीम के पास कुल 82% पैसा है और उसकी मुख्य विरोधी के पास केवल 8% पैसा या उससे भी कम पैसा है। तो ये कितना फेयर है इलेक्शन और ये कितनी कॉम्पिटिटिव है, ये भी दर्शक खुद तय कर ले। कुल मिलाकर के पूरे देश का जो सीन आप देख सकते हैं इलेक्टोरल का, उसमें बिल्कुल साफ डिस्पैरिटी दिखती है कि कहां 82%, कहां लेस देन 8%, और 8% वाले के खाते भी सील, पिछले खाते सील। और फिर मैं वही बात कह रहा हूं, 1952 में चुनाव शुरू हुए थे इस देश के अंदर, आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1 रुपया चंदा दिया हो तो 1 रुपया, क्योंकि पॉलिटिकल डोनेशन इनकम टैक्स फ्री है। फिर कांग्रेस पार्टी के खाते किस बात पर सील थे और वो चुनाव के दौरान भी क्यों सील रहे, कैसे रहे, और उनको कहीं से भी रियायत क्यों नहीं मिली, ये सवाल भी मैं दर्शकों पर छोड़ रहा हूं। ये जो इनकम है सर, ये जो चंदे की बात है जहां तक, तो सर जो अब कांग्रेस पार्टी लंबे समय से सत्ता से दूर है, आज जो माहौल है, जिस तरीके से कांग्रेस के अगेंस्ट प्रचार प्रसार किया जाता है, राहुल गांधी सोनिया गांधी पर जिस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें तो चंदा देने वालों को प्रभावित क्या नहीं करती होंगी, जिससे उनके चंदे में कमी आई? नंबर एक। दूसरी चीज, आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, हर चीज उनके कंट्रोल में है, तो ऐसे में क्या ये एक बड़ी ताकत मानी जाए, एक बड़ा प्लस पॉइंट माना जाए, जिसकी वजह से उनको इतना चंदा मिलता है, इतनी वृद्धि उनके चंदे में देखी जाती है? रामप्रकाश जी, बहुत ही व्यवहारिक और वाजिब सवाल है आपका। देखिए, इस देश में मैंने जैसा आपको कहा 1952 से चुनाव चल रहे हैं, कोई पहली बार नहीं, लेकिन कभी भी कंपिटिटर का और चैलेंजर का जो मार्जिन था कोष का, वो 10 गुना 12 गुना कभी नहीं होता था। वो आपको तमाम अलग अलग अवसरों पे मैं सारा बता चुका हूं कि किस तरीके से आपके पास 50 रुपए है, मेरे पास 20 होते थे, 22 होते थे, 18 होते थे। ये नहीं था कि मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास 8 रुपए है, ये कभी कंपटीशन में नहीं हुआ। 100% ये बात बिल्कुल सही है, तमाम लोग कहेंगे, भक्त भी कहेंगे, मैं भी उस बात से सहमत हूं कि जो पार्टी सत्ता में होगी निश्चित तौर पर उसको चंदा ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो ओबलाइज करने की स्थिति में है। वो आपको धंधा भी देंगे, वो आपको टेंडर भी देंगे, वो सब तरह का मुनाफा दे सकते हैं, नीतिगत बदलाव कर सकते हैं आपके लिए। इंडस्ट्री को तो सारा खेल मुनाफे का है। उसके बावजूद भी लेवल प्लेइंग फील्ड एक बेयर मिनिमम मस्ट है। वो खत्म कैसे हुआ है वो देखने की बात, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, चाहे इलेक्ट्रल ट्रस्ट हो। मैंने सारी की सारी स्टोरीज भेजी है आपको, वो सारी दर्शकों को दिखाइएगा ग्राफ के साथ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, तो उसमें सारी चीज आपको समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति थे टाटा समूह। इन्होंने 60s की शुरुआत में, ये मैं बायोग्राफी को कोट कर रहा हूं, ऑटोबायोग्राफी को किसी की, उसमें टाटा के यहां से चिट्ठी गई नेहरू जी को कि हम केरला में फला फला पार्टी को कुछ चंदा देना चाहते हैं, और अमाउंट भी लिखी हुई थी उसमें, क्या आपको इस पे कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नेहरू जी ने इमीडिएटली चिट्ठी वापस लिखी कि आपका पैसा आप किसको दें, ये आप स्वतंत्र, इसमें मैं फैसला करने वाला कौन होता हूं। एक वो लोग थे, और उसी लेफ्ट ने कांग्रेस को हराया केरला में पहली बार, अगर आपको याद हो आजादी के बाद।
लेकिन नेहरू ने कभी ये नहीं कहा कि उनको चंदा मत दीजिए। और आज की क्या स्थिति है ये मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं। चुनाव से पहले, एन पहले, किसी पार्टी के अगर आप खाते फ्रीज कर दोगे, खाते सील कर दोगे, तो वो क्या चुनाव लड़ेगी? और उसके बाद उसका जो चंदे का गत हुई 1130 करोड़ से घट करके 522, और उसके बावजूद भी अगर वो पार्टी 21% वोट ला रही है, फिर आप क्या कहेंगे? किसकी लोकप्रियता बढ़ी, किसकी घटी? आप तो 56% से बढ़ करके 82 हुए, तो भी आपके 36.5% वोट आई। 330 से घट करके सीटें भी 240 रहेगी, और जिनका चंदा भी 50% से नीचे रह गया, उनकी सीटें डबल से भी ज्यादा होगी। और फिर भी कह रहे हैं कि कोई लोकप्रिय ज्यादा है, किसी की लोकप्रियता कम। जब आप मेरे हाथ पैर बांध दोगे, कहोगे मेरे साथ दौड़ कर या कुश्ती कर, तो मैं क्या करूंगा? खाते मेरे सील पड़े, चंदा मेरे पास नहीं है, पॉलिटिकल फंडिंग मेरे पास नहीं है, चुनाव आयोग आपके साथ है, सारा मीडिया सुबह से शाम तक आपका प्रचार करता है, सुबह से शाम तक, सारे संवैधानिक संस्थान आपके साथ है, और उसके बाद भी अगर मेरी 99 या 100 सीट आ रही है, तो लोकप्रिय कौन ज्यादा है, ये फैसला भी मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूँ। लेट देम डिसाइड कि क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये जो पैसा आ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए, अकेला टाटा ग्रुप 700 करोड़ रुपए से ऊपर अकेला बीजेपी को दे रहा है, और कांग्रेस को कुल 70 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं फिर कि पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पहुंच गया, डेमोक्रेसी कहां चलेगी, ये चुनावी जनादेश किस तरह का है, कौन लोकप्रिय है, कौन नहीं है, कौन चंदा कर रहा है, कौन धंधा कर रहा है, कौन बॉन्ड दे रहा है, कौन ट्रस्ट कर रहा है, ये सारी चीजें देखें। इस देश की तमाम बड़ी कंपनियों ने सर खूब दिल खोल करके पैसा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। एक बात जो बार बार लगातार जो सवाल उठाया जाता है कारपोरेट को लेकर के, और सबसे ज्यादा सवाल अगर उठाया जाता है किसी पर, तो वो है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस देश के राष्ट्र सेठ गौतम अडानी के संबंध को लेकर के। उसके बावजूद भी इन कारपोरेट से इतना बड़ा चंदा दिया जाना, आज जब हर चीज, चाहे वो किसी भी सेक्टर का कोई भी धंधा हो, वो सीधे अडानी जी को दे दिया जाता है। ऐसे में इन कारपोरेट्स का इतना बड़ा चंदा देना कितना बड़ा सवाल है, और क्यों दिए गए ये चंदे देश की सत्ताधारी दल को? राम प्रकाश जी, आपको जानकर हैरानी होगी, आपने सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड पढ़े थे, याद होगा आपको, जो वो पूरी डिस्क्लोजर आया था, हमने भी पढ़े थे। उसमें कहीं अडानी की किसी कंपनी का नाम मिला था आपको? A1 का मिला था, A2 का मिला था? इसमें है कहीं अडानी की कंपनी का डायरेक्ट नाम? ये डायरेक्ट वाले नहीं, ये इनडायरेक्ट वाले। जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो ऑन रिकॉर्ड है, ट्रांसपेरेंट है, जो पार्टी ने खुद इलेक्शन कमीशन को सूचित किया है कि इस किस ट्रस्ट में हमारे पास इसी तरह का पैसा है। आज मैं और आप इस बात पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? कोई और तो नहीं कर रहा, पवेलियन तो कोई नहीं करेगा। ये वो कहानी है जिस पर आज पूरे देश की नजर गई सुबह जैसे ही अखबार उठाए। और वो क्यों गई? कि निसंदेह भाजपा नंबर 1 पार्टी है, लेकिन किन परिस्थितियों में है कि 82% चंदा उसके पास है, पॉलिटिकल फंडिंग और सारे दूसरे सोर्स जो भी है, जिनका आपने नाम लिया कि उनका खाते में ना यहाँ नाम है ना वहां नाम है, वो किसके साथ है? इस देश के 25% रिसोर्सेज ऑलरेडी उनके पास दिए जा चुके हैं, वो चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे दुनिया भर की चीजें हो, लेकिन उनका यहाँ नाम नहीं है। तो उनका नाम कहाँ है वो समझ समझ जाइए आप कहां पर है। वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये भी आप दर्शकों को। मेरा सवाल केवल इतना है कि क्या ये सबको खेलने का बराबर मौका है? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? सुप्रीम कोर्ट ने जब स्कीम को रद्द किया था, उसके बावजूद भी चंदे पर असर नहीं पड़ा। अब वो इलेक्ट्रल ट्रस्ट के जरिए पड़ रहा है। इलेक्ट्रल ट्रस्ट कैसे बनता है? कुछ कंपनियां मिलकर एक ट्रस्ट बना लेती हैं, जिसमें अलग अलग कंपनियों को, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए पैसा दिया जाता है। फिर इलेक्ट्रल ट्रस्ट यही पार्टियों को चंदे के तौर पर पैसा दे देता है। आंकड़े जो है उपलब्ध, उनके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में, मैंने पूरी लिस्ट दी आपको, 9 इलेक्ट्रल ट्रस्ट ने राजनीतिक पार्टियों को 3811 करोड़ रुपए का चंदा दिया। ये ब्लैक एंड व्हाइट में है आपके सामने। इसमें सबसे ज्यादा चंदा 3112 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला। 3811 करोड़ कुल और 3112 करोड़ बीजेपी को। प्रूडेंट इलेक्ट्रल ट्रस्ट बीजेपी का सबसे बड़ा दानदाता है। 2668 करोड़ रुपए में से 82% यानी 2180 करोड़ रुपए का चंदा इस ट्रस्ट से बीजेपी को गया। इस ट्रस्ट को कौन चलाता है? ध्यान से सुनिएगा। इस ट्रस्ट में जिंदल स्टील एंड पावर, मेगा इंजीनियरिंग, वही वाली, याद आया होगा आपको, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली मेगा इंजीनियरिंग उस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भारती एयरटेल, ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, इन कंपनियों से फंड मिला। इसके बाद आपके पास कुछ कहने को बचता है क्या? कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड है ये? कौन सा चुनाव करा रहे हो आप?
सारी एजेंसियां आपके साथ, सारा पोमेरिन मीडिया आपके साथ, सारे चैनल आपके साथ, सारे प्रचार पत्र आपके साथ, सारी एजेंसियां सुबह से शाम तक चंदा दिलाने के लिए क्या क्या ढोंग करती हैं सुबह से शाम तक कार्रवाई का, वो भी सारे देश को पता है, वो कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम क्या है आपको लगता है, वो क्या थी? उसके अंदर साफ साफ क्या कहा गया था? उसमें धमकियां थी, उसमें लालच था, उसमें इनाम था, उसमें बदला था, चंदे के बदले धंधा था। सुप्रीम कोर्ट ने सारा खत्म किया था ना, और उसे इतिहास बना दिया। उसके बावजूद राजनीतिक फंडिंग में यही प्रथा आज भी जारी है। जब आईपीएल से लेकर के सारा मैंने बताया कि जब आप खिलाड़ियों की बोली लगाने चलते हो तो सबके पास बराबर पैसा होता है। और यहां क्या है कि चुनाव में उतर रहे हो आप, ठन ठन गोपाल हो, और मेरे साथ मुकाबला कर रहे हो, तो हो गया चुनाव। तो 36.6% वोटों के लिए 82% चंदा, सोचिए। और केवल 8% चंदे से 21.5% वोट। और कौन लोकप्रिय है, डंका किसका बज रहा है, किसके नाम से सब कुछ हो रहा है, सारे पोमेरियन क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद है ये दर्शकों को बताना जरूरी था। इट शुड बी एनालाइज्ड इन द पर्सपेक्टिव दैट इट रिक्वायर्स। लेकिन लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जैसे आपने जिक्र किया कि टाटा ने नेहरू को चिट्ठी लिखी, नेहरू ने कहा कि भाई आपका पैसा आप जिसको चाहे देना चाहे दे दीजिए। तो ऐसे में कारपोरेट जो पैसा बीजेपी को दे रहा है तो भाई वो अपना पैसा दे रहा है, इसमें बीजेपी क्यों मना करने जाएगी और कांग्रेस कैसे ऑब्जेक्शन उठा सकती है? इसमें ऑब्जेक्शन कौन करेगा उसका, हम राम प्रकाश जी आपने समझे, हम सवाल उठाने वाले ना हम है ना कोई और है। कोई क्यों आपका पैसा आप किसको देंगे, बिल्कुल जायज बात है, ये तो आपकी विशेषाधिकार है ना। सवाल इस देश के चुनावी प्रणाली का है कि क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। जब आप हमारे देश के चुनाव कानून को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या है, यही है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब पार्टियों को दिया जाएगा। टू द एक्सटेंट कि दूरदर्शन जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, आपको ध्यान है चुनाव के समय उसको भी टाइम स्लॉट दिया जाता है प्रचार के लिए, फ्री प्रचार के लिए। क्यों? ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसका अलग स्लॉट है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों का अलग स्लॉट है, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियों का अलग स्लॉट है। वो किस लिए दिया गया था, वो क्यों दिया गया था? वो दिया इसीलिए गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे, धरातल समान रहे। जो हमारे देश का चुनाव कानून है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बिना चुनाव, आपको पता है, धरातल समतल ना हो, आप उबड़ खाबड़ में खेल रहे हैं, मैं बढ़िया पिच पे खेल रहा हूं, तो स्वाभाविक परिणाम क्या होगा। इसलिए उसके अंदर ये हमारा किया था कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित किया जाएगा। कहां है लेवल प्लेइंग फील्ड? ना मीडिया है, ना फंडिंग है, ना कुछ भी है। हाथ बांध करके, पैर बांध करके आप कह रहे हो मुकाबला कर लीजिए, तो मुकाबला हो रहा है। उसके लेकिन सर बावजूद भी 56, देखिए एक लाइन पकड़िए आप, पिछले चुनाव में 56% आपकी फंडिंग थी, आपकी 303 सीट आई। इस बार 82% फंडिंग थी, आपकी 44% सीट आई, 240। फिर भी लोकप्रियता किसकी है, केवल ये देखने की बात है। उनकी फंडिंग हाफ से भी नीचे रहेगी, उसके बावजूद भी सीटें डबल से ज्यादा हुई। उनको कोई पसंद नहीं कर रहा आपके हिसाब से, जैसा पब्लिक परसेप्शन है, और ये सबसे प्रिय है। इसके पीछे की कहानी ये है, ये वो फंडिंग है, ये वो पॉलिटिकल फंडिंग है। और उसके बाद पोमेरियन सुबह से शाम तक हुआ हुआ क्यों करते हैं, वो समझने की बात है। जब आप सरकार में आ गए, आपने उनको धुआंधार विज्ञापन दिया। आज की तारीख में भारत की सरकार किसी भी कॉर्पोरेट से ज्यादा विज्ञापन देती है, आपको जानकर हैरानी होगी। देश में कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, उन सबसे बड़ी सिंगल हैंडेड चंदा जो है वो सरकार देती है। वो सरकार जो चंदा देती है वो किसी घर से देती है क्या, या मेरे आपके टैक्स का पैसा है वो, ये समझने की जरूरत है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मेरे और आपके पैसे को किसी की राजनीतिक उसके लिए यूज किया जा रहा है, ये समझने की चीज। लेकिन सर ये जो सवाल है वो फिर वहीं कारपोरेट पर आकर के खड़ा हो जाता है। और दूसरा है कि चुनाव आयोग की जहां तक बात है, चुनाव आयोग की इसमें भूमिका को कैसे हम संदिग्ध मान सकते हैं, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग की तो सीधे तौर पे कोई भूमिका है नहीं। और अगर पैसे को भारत की सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है, आरबीआई कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो चुनाव आयोग कैसे कंट्रोल कर पाए? भाई कारपोरेट तो ये कह देगा कि हमने अपनी पैसा अपना कमाया है, अब हम जिसको चाहे उसको दे रहे हैं, हम हमारा मन कर रहा है हम भाजपा को देंगे, हमारा मन कर रहा है हम कांग्रेस को दे देंगे। अब उसमें वो ये तो दिखाएगा नहीं कि हम डरे हैं या डराए गए हैं, दबाए गए हैं या दबे हुए हैं, क्या है वो ये तो बताएंगे नहीं। अभी जो संसद का सत्र खत्म हुआ, आपने क्या देखा उसके अंदर? सारा विपक्ष क्या कह रहा था कि एसआईआर पे चर्चा करा लीजिए, कहा था। सरकार क्या कह रही है कि नहीं, एसआईआर नहीं, चुनाव सुधार पे चर्चा करेगी। तो जो ये पॉलिटिकल फंडिंग है, आपको नहीं लगता कि पिछले 35 साल से ये लगातार चुनाव सुधार का सबसे प्रमुख एजेंडा है?
और इसमें लगातार बीच बीच में बहस हुई। अब तो आने के बाद बहस ही खत्म होगी, 2014 के बाद तो नया भारत बन गया, बहस की गुंजाइश खत्म कर देंगे। उससे पहले रह रह कर क्या ये सवाल नहीं उठता था कि चुनाव के दौरान फंडिंग का पैटर्न किस तरीके से लेवल प्लेइंग किया जाए? ये पिछले 30-40 साल की बात मैं लगातार कर रहा हूं, आज की बात नहीं। तो जब चुनाव सुधार की बात आपने सुनी, संसद के अंदर पूरी तकरीरें सुनी आपने घंटों की, उसमें किसी ने पॉलिटिकल फंडिंग का कोई जिक्र किया क्या? क्यों नहीं किया? क्या वो वास्तव में चुनाव सुधारों की चर्चा थी वो, या वो एसआईआर पे चर्चा थी, या वो वोट चोरी पे चर्चा थी, या वो वोटिंग जो लिस्टें थी, वोटर लिस्ट, उनमें खेल की चर्चा थी? ये समझना पड़ेगा आपको कि जो मूल मुद्दे हैं वो तो साइड स्टेप कर दिए गए। बाकी मुद्दे क्या है कि ये कर दो, वो कर दो, फला कर दो, ताकि मूल मुद्दे पे चर्चा ना हो। अब जो आप बात कर रहे थे, मैं फंडिंग का आपको बता देता हूं। 2023-24 का मैंने बताया आपको, 2025 का देखिए आप। 2025 जो 24-25 में अकेले बीजेपी को 85% चंदा मिला है, 7% कांग्रेस को मिला है, और 2% अपने क्या नाम है इनका, जो तृणमूल कांग्रेस को जो मिला है वो 3% मिला है। कर लीजिए मुकाबला, क्या करेंगे आप? जब 85% ही एक का हो गया, उसके बाद तो मुकाबला करें चाहे मत करें, सवाल तो वो रह गया ना। इस चीज को, जो ये डिस्पैरिटी है, ये तो कभी भी कम आप कोई भी नहीं कर पाएगा। क्या पहले कांग्रेस की सरकारें नहीं थी क्या इस देश के अंदर? उस समय बीजेपी का ये हाल कभी था, या चैलेंजर्स का कभी ये हाल था? अब कैसे हुआ वो? पहले वो भी उनको फेवर्स देते होंगे, मैं आप ये तो नहीं कह सकते कि फेवर नहीं देते होंगे। बिना फेवर के तो कोई कॉर्पोरेट आपको चवन्नी देगा नहीं। फेवर भी देते होंगे, पॉलिसीगत मदद भी करते होंगे, सब कुछ करते होंगे। उसके बावजूद भी ये स्थिति तो कभी नहीं आई ना कि 85% एक ले जाए और बाकी सारे 15% में। या कभी सुना था आपने? तो ये नया भारत है। इस नए भारत के चलते इस देश के अंदर इनको इस परिस्थिति में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यू टेक इट फ्रॉम मी। लेकिन सर कांग्रेस की जहां तक बात है भाई, विपक्ष ने भी इस पूरे मुद्दे को कहीं जोर शोर से तो नहीं उठाया, ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर। अखिलेश यादव ने एक छोटी टिप्पणी की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, या मतलब चंदे को लेकर के, कि इनको चंदा कैसे मिल जाता है, हमें भी नहीं बताते हैं हमारे दोस्त होने के बावजूद भी, तो वो चुटकी ले रहे थे। लेकिन बाकी किसी ने इलेक्शन रिफॉर्म्स में भी इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाया था। ऐसे में चुनाव आयोग इस पर क्या ही करे और क्यों करे? नहीं, चुनाव आयोग आज की तारीख में तो करेगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनाव आयोग थोड़ी है वो तो कुछ और है आजकल। मेरा कहना दूसरा है इसमें कि जब स्थिति, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस होती है ना राम प्रकाश जी, उनको एड्रेस करने के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स उठाए जाने होते हैं। जब 85% चंदा एक दल को जाने लगे, तो क्या ये अलार्मिंग बेल नहीं है? चाहे उसको चुनाव आयोग देखे, चाहे उसको विपक्ष देखे, चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट देखे, ये इंस्टीट्यूशंस किस लिए बनाए गए थे? सवाल तो ये है ना। आज कांग्रेस पार्टी इतने साल सत्ता में रही, जो ये भाजपा बार बार कहते हैं कि इतने 70 में से जो भी आज तक आजादी से लेकर अब तक करीब करीब 58 साल वो सत्ता में रहे, उनके पास तो कुछ 100 करोड़ रुपए खाते में है। और ये भाई 2014 में आए, इनके पास कुल जो पैसा है वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। पूरे देश के हर जिले में इनका 5 स्टार दफ्तर है। आरएसएस का दफ्तर देख लीजिए दिल्ली में, आरएसएस का पट्टी कल्याणा में दफ्तर देख लीजिए, वो कहां से आ रहे हैं? कोई पूछेगा क्या? तो मेरी चिंता लोकतंत्र प्रेमी होने के नाते केवल एक है कि जब तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, फिर लोकतंत्र मत कहिए उसको, फिर ये एक ढकोसला है। भाई आपके पास 2 लाख रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, मैं कहां से चैलेंज करूंगा आपको? समस्या तो यहां खड़ी होगी ना करके। तो लेवल प्लेइंग फील्ड फिनिश करने का मतलब है डेमोक्रेसी को फिनिश करना। इसकी पहल कौन करेगा? विपक्ष करेगा, एक बात। चुनाव आयोग करे, दूसरी बात। सुप्रीम कोर्ट करे, तीसरी बात। या कोई चुनाव सुधार की कोई बात आए, उस पर पूरी की पूरी चर्चा हो। यह मामला टेकअप तो करना ही पड़ेगा ना आपको, क्या नहीं करेंगे? कॉमेडियन सारे के सारे उनके साथ, सारे प्रचार पत्र उनके साथ। तो विपक्ष के पास है कौन? पैसा नहीं, दमड़ी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। बताइए क्या करेंगे आप? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही अलार्मिंग बेल है। ये जो डेटा आया है, ये किसी इंडिविजुअल पार्टी का नहीं है। ये चुनाव के कानून के तहत हर साल पॉलिटिकल पार्टियों को अपना फंडिंग का पूरा हिसाब किताब देना होता है चुनाव आयोग को। सबने पहले दे दिया था, बीजेपी ने अब दिया है, तो वो सारा अपडेट होकर के सामने आया है। इतनी सी बात है। जो हम बात कर रहे हैं, जो कुल चुनावी चंदा जो इलेक्ट्रल ट्रस्टों के जरिए आया, 85% भाजपा के पास है। क्या ये अलार्मिंग नहीं है? और इसको कैसे एड्रेस किया जाए? क्या ये समय की मांग नहीं है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए? नहीं तो आप बताइए ना, 36% वोट, 85%, 82% चंदे के बावजूद,
इसका मतलब क्या समझते हैं आप? 21% जिसकी वोट आई है उसके पास तो 8% से नीचे चल रहा है। उसके पास अगर वो 82 होता फिर क्या होता? कोई जानकारी देंगे जरा? 8% वाला 21% से ज्यादा वोट ले रहा है और 82% वाला 36.6 ले रहा है। इसका जवाब बता दे कोई। और फिर भी लोकप्रियता किसी एक की है। भाई चुनाव जो है, बिना पैसे की कोई व्यक्ति या पार्टी लड़ सकती है क्या? संसाधन तो सबसे जरूरी है। आप कहते हो कि जी उनके पास इतना जबरदस्त संगठन है। भाई साहब, पैसा होगा तो संगठन भी होगा। आपके पास पैसा होगा तो आपका भी संगठन होगा। जब किसी के पास चवन्नी ही नहीं है तो उसका संगठन कहां होगा? दफ्तरा खर्चा नहीं चल रहा उसका। ये है ना स्थिति तो। बिल्कुल। अब ये स्थिति जो है वो जो गैप है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा हो चुका है और इस पर बात होनी चाहिए, इसका समाधान निकलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो ऑलमोस्ट आप बिना कुछ किए ही हाईजैक करने वाली स्थिति में है ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।